नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो हमारी सीरीज चल रही थी वो उसका आज आखिरी समय आ चुका है। चूंकि हम लोगों का एक टॉपिक रह रहा था निगनात्मक तर्क वाला, जिसमें कि बच्चे हम लोग आपको लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जैसे धारणाएं हैं, कथन और तर्क हैं। इसके बाद बच्चे उसमें आपके कुछ और भी कथन निष्कर्ष भी हैं, और इस तरह से जो भी टॉपिक हैं वो सब हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। जो इसके सवाल 5 में से कभी कभी रेयर केस में पूछे जाते हैं बच्चे, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को करने वाले हैं। तो भैया जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बच्चे, वह लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। हमारी सभी वीडियो हर टॉपिक पर वीडियो हमने बनाया हुआ है। जो भी टॉपिक आपके यूपी ट्रिपल एससी पूछता है, टॉपिक वाइज हमने सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। जितने भी सवाल आपसे पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके डाला हुआ है आप प्रीवियस ईयर की वीडियो में। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जितने भी बच्चे वीडियो हैं वो सारी वीडियो आप देख लीजिएगा। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पेट का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। तो आज जो वीडियो आने वाली है, सभी बच्चों को जैसा कि पता है कि भाई हम लोग तैयार हो जाते हैं कॉपी पेन लेकर, और हम लोग यहाँ पर पहले आप लोग सवाल का जवाब देंगे। अगर आपका सवाल सही है या गलत है तो उस पर हम एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनकी तैयारी भी हो जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो भैया आपकी ये प्रैक्टिस प्लस आपको नॉलेज दोनों देता है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी। तो चलिए भैया हम लोग आज की वीडियो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और इस चैनल को भाई एक बार शेयर कर दीजिए दमदारी के साथ, ताकि जो लोग आपसे, जो आपके साथी हैं, जो आपके मित्र हैं, वो भी आपसे जुड़ पाएँ। चलिए भाई, आज के बच्चे हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सिलॉग से है। आपका यहाँ पर सिलॉग से भी क्वेश्चन पूछता है। जो भी सवाल अभी तक बने हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को बच्चे हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो अभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पर जो भी सवाल आपसे बन सकते थे, पूछे गए हैं, तो लगभग हमने सारे टाइप को कवर किया है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या बनेगा। कथन कह रहा है कि सभी डंडे बंदूकें हैं, कुछ नाव डंडे नहीं है। और यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है सभी बंदूकें नाव हैं और कुछ नाव बंदूक नहीं है। तो सभी बच्चे भैया इसका आंसर बताएंगे, यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है। चलिए भाई फटाफट दीजिए, और यहाँ पर डायग्राम से आप लोग इसको बना करके, या आप अगर जो भी आप तरीका जानते हैं उससे आप लोग हल करके बताएं भाई कौन सा अनुसरण करेगा। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा। कह रहा है कि सभी डंडे बंदूकें हैं, तो बच्चे यहाँ पर सभी डंडे, यहाँ पर डंडे जो है चला जाएगा बंदूके के अंदर। सभी डंडे बंदूकें हैं बच्चे। फिर आपसे कह रहा है कि कुछ नाव डंडे नहीं हैं। अब यहाँ पर डंडे का नहीं बच्चे, बल्कि नाव का कुछ भाग कह रहा है। नाव का यहाँ पर कुछ एरिया कह रहा है कि डंडे नहीं हैं, कुछ नाव डंडे नहीं हैं, ये आपसे कहा गया है। अब ये हमें ध्यान देना होता है, चूंकि सम नाट वाले केस में बच्चे इसका कुछ भाग डंडा नहीं है, यानी कि नाव का जो यहाँ पर इफेक्ट है वो सिर्फ डंडे पर पड़ेगा। अगर डंडे से नाव पूछा जाएगा तो कोई कंक्लूजन सही नहीं होगा। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष पर ध्यान दे देते हैं। पहला कह रहा है कि सभी बंदूक नाव है, तो बच्चे सभी बंदूक नाव नहीं हो पाएगा, चूंकि नाव से अगर बंदूक का रिलेशन बनता भी तो निगेटिव का बनेगा, पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ नाव बंदूक नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर नाव का बंदूक पर कोई भी यहाँ पर इसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं आई है, चूंकि नाव का कुछ भाग डंडे के लिए मना है, बंदूक के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से बच्चे ये वाला भी गलत होने वाला है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के आए हैं, ना तो पहला अनुसरण करेगा और ना ही दूसरा, यही वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने उत्तर मिला लीजिएगा। चलिए बच्चे हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज भैया यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, वो चाहे लॉजिकल रीजनिंग का हो, चाहे सिलॉग का हो, जो भी आपसे पूछे गए हैं वो सवाल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। चलिए इसका बता दीजिए। पहले हम लोग सिलॉग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बच्चे कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, फिर कह रहा है कि कोई सड़क जंगल नहीं है, और फिर कह रहा है कि सभी फूल जंगल है। तो यहाँ पर बच्चे आपको निष्कर्ष बताना है, कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं कि कुछ रेलगाड़ियाँ जंगल हैं, कुछ फूल रेलगाड़ियाँ हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है।
फटाफट आंसर करिए भाई सब लोग, चाहे फिगर से बनाइए चाहे और कोई तरीका अपनाइए, लेकिन जवाब दीजिए यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। तो भाई यहाँ पर जो भी सवाल आपसे पूछे गए थे बच्चे, ये आप लोग ठीक से इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में फॉर्म डाले हैं तो भैया अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो सेव हैं, आप लोग एक एक नंबर को भाई आपको भुनाना है, तभी आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। बोला गया है कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, यहाँ पर रेलगाड़ी का कुछ भाग बच्चे यहाँ पर सड़क में जाएगा। कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं तो यहाँ पे ये सड़क में चला गया कुछ भाग, और फिर आपसे कह रहा है कि कोई सड़क जंगल नहीं है, यानी कि सड़क का जहाँ तक हिस्सा है ये जंगल में नहीं जाएगा, ये बात बोली जा रही है। तो भैया कोई नहीं दोनों तरफ से निगेटिव कंक्लूजन देता है, यानी कि सड़क का ना तो हिस्सा जंगल में जाएगा और ना ही जंगल का हिस्सा सड़क में आएगा, ये बात सब लोग जानते हैं। फिर आगे बोला है सभी फूल जंगल हैं, तो यहाँ पर बच्चे मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। सभी फूल जंगल हैं यानी कि फूल आएगा बच्चे जंगल के अंदर। तो भैया जो अब इस बात को मैंने काफ़ी क्लास में भी समझाया है कि जैसे भैया अगर ये ए का घर है और बच्चे ए के अंदर बी रह रहा है और ए की अगर दुश्मनी सी से हो रही है, तो इस बात को जान लीजिए कि बी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि बी ने जो यूज करा है एरिया वो ए का ही है, इसलिए जो बात ए पर लागू होगी वही बात बी पर अपने आप लागू हो जाएगी। इस बात को आप जानते हैं। चलिए हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं। तो बच्चे यहाँ रेलगाड़ी है और यहाँ पे फूल है। निगेटिव होता तो एक बार हो भी सकता था, पॉजिटिव तो कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे बोला गया है कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं, तो यहाँ पर रेलगाड़ी यहाँ है, जंगल यहाँ है, यहाँ पर भी कोई कंक्लूजन नहीं बन पाएगा बच्चे। फिर कह रहा है कि कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं। अब देखिएगा कुछ फूल रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर भी आपका कोई इसका भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि कोई सड़क जंगल नहीं है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सड़क का हिस्सा जंगल के लिए तो मना है ही, और यही बात यहाँ पर ये आपसे कहा गया है कथन में, और यही बात बच्चे निष्कर्ष में भी कह दिया। वैसे तो ये रीस्टेटमेंट है बच्चे, ये भी गलत होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा है कई बार रीस्टेटमेंट को सही मान लिया जाता है, और यही बात यहाँ पर देखने को मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी यहाँ पर इसको सही माना है। चूँकि यहाँ पर ऐसा यहाँ निष्कर्ष बनाया है, कोई सत्य नहीं है, ये दिया ही नहीं है, इसका मतलब वो उसे नहीं मान रहा है। कोई यहाँ पर आप लोग ये कह ना सको कि भैया ये भी हो सकता है, इसको भी पढ़ाया जाता है, इसीलिए शायद यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया। रीस्टेटमेंट को बच्चे यहाँ पर सही माना है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर बैंक के एग्ज़ाम में रीस्टेटमेंट को गलत माना जाता है। हालांकि आप कई जगह इसमें मतभेद है, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। वैसे लॉजिकली गलत ही होता है, अब लेकिन वहाँ सही मान लिया तो सही मानेंगे भाई, ऐसा ऑप्शन भी नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन में चलेंगे, और यहाँ देखिए इसको बताइए यहाँ पर क्या होगा। इसका जवाब सभी लोग फटाफट बताएं भाई। बोला है सभी बोतल बक्से हैं, सभी बक्से थैले हैं, और यहाँ पर कहा है कुछ थैले ट्रे हैं। निष्कर्ष बता रहा है कुछ बोतलें ट्रे हैं, कुछ ट्रे बक्से हैं, सभी बोतलें थैले हैं, कुछ थैले ट्रे हैं। यही बच्चे आपका निष्कर्ष है, और कौन सा निष्कर्ष लागू होगा यही आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग डायग्राम बना लीजिए और जवाब बताइए यहाँ पर क्या बनने वाला है। सभी लोग भाई जवाब देंगे पूरी ईमानदारी के साथ। चलिए भाई अभी तक जवाब बच्चों के आ भी चुके हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि सभी बोतलें बक्से हैं, यानी कि बोतल बच्चे है बक्से के अंदर। सभी बोतल किसके अंदर है, बक्से के अंदर है। फिर क्या कह रहा है, सभी बक्से थैले हैं, यानी कि बक्सा है बच्चे थैले के अंदर। फिर क्या कह रहा है कि कुछ थैले ट्रे हैं, यानी कि कुछ थैले का हिस्सा ट्रे में गया है। फिर आपसे कह रहा है, अब यही तीन है, इसके बाद आपसे निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बोतलें ट्रे हैं। तो भैया बोतल का ट्रे तो है नहीं, ये वाला तो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ ट्रे बक्से हैं, ट्रे और बक्से का भी कोई रिलेशन नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी बोतलें थैले हैं, तो भैया सभी बोतल थैले हैं, ये बात तो सही हो रही है। फिर कह रहा है कि कुछ थैले ट्रे हैं, थैले का कुछ भाग ट्रे में भी आ रहा है, ये भी सही है। तो भैया तीसरा चौथा यहाँ पर किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में,
यही वाला सही होगा। और मुझे लगता है ये तो आसान क्वेश्चन था, ये सब लोग आपने कर लिया होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चे। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। और भाई ये चूंकि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस आज आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को भैया शेयर करते रहिएगा और आप लोग इससे हेल्प लेते रहिएगा। चलिए बताइए, कोई संतरा केले नहीं है, कुछ केले सेब हैं, सभी सेब फल हैं। और बच्चे यहाँ पर फिर से आपके लिए 4 निष्कर्ष है। कुछ संतरे फल हैं, सभी फल संतरे हैं, कुछ केले फल हैं और कुछ सेब फल नहीं हैं। तो बताइए फटाफट यहाँ पर कौन सा वाला अनुसरण करेगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए बच्चे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। बोला गया है कोई संतरे केले नहीं है, यानी कि संतरे का जहाँ तक हिस्सा होगा बच्चे वो केला नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर कोई मतलब पूरा, यहाँ पर अगर ये इसके लिए नेगेटिव है तो ये इसके लिए भी नेगेटिव होता है। आप लोग जानते हैं कोई नहीं दोनों तरफ से नेगेटिव कंक्लूजन देता है, कुछ नहीं केवल एक तरफ से देता है। इसको मैंने काफ़ी बार बताया बच्चे। फिर आगे बोला है कुछ केले सेब हैं, तो यहाँ पर केले का कुछ हिस्सा सेब में जा रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि सभी सेब फल हैं, यानी कि सेब का सारा हिस्सा बच्चे फल में आएगा। इसको यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। इसके बाद अब आपसे यहाँ पर पहला कंक्लूजन दे रहा है कुछ संतरे फल हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ संतरे का हिस्सा फल में जाएगा? वैसे पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं, नेगेटिव बन सकता था, नेगेटिव दिया नहीं तो अभी देखना भी नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि सभी फल संतरे हैं, तो बच्चे यहाँ पर फल है और यहाँ पर संतरे हैं, फिर भी पॉजिटिव केस तो कोई मतलब ही नहीं बनने का इसका। फिर कह रहा है कि कुछ केले फल हैं, यहाँ पर कुछ केले फल हैं, तो भैया केले का कुछ हिस्सा फल में तो आ ही रहा है, तो ये वाला तो भैया पॉजिटिव वाला सही हो रहा है, चूँकि इसका नेगेटिव रिलेशन इससे बन रहा है। आगे देखते हैं, आगे बच्चे आपसे क्या कह रहा है, कुछ सेब फल नहीं हैं। अब यहाँ से देखिएगा क्या ये वाला सही होगा, कुछ सेब फल नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, कुछ सेब फल नहीं है। यहाँ पर बच्चे सेब यहाँ पर है और फल तो यहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ सेब फल इसी के अंदर है, चूँकि यहाँ पर ये सेब है और इसके अंदर फल है, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस तो बनेगा लेकिन नेगेटिव केस नहीं बनेगा, तो ये वाला भी भैया आपका रॉन्ग हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बच्चे यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। एक बार आप सभी लोग इसको मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वैसे एकदम यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न की बात है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सारे चॉकलेट केक हैं, यानी कि सारे का मतलब सभी, और फिर कह रहा है कि कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है, और यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, कुछ केक मिल्क शेक हैं। चलिए बच्चे इसमें आप लोग बताइए क्या जवाब बनेगा, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग जवाब देंगे भैया इसका आंसर क्या बनने वाला है। और जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट ने जो भी सवाल पूछे हैं बच्चे, जितने भी टाइप से पूछे हैं वो हमने आपको सारी वीडियो में बता दिया है। कुल जितने भी हैं वो प्लेलिस्ट में आपके सेव हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए बना लिया जाए इसको। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है बच्चे कि सारे चॉकलेट केक है, यहाँ पे चॉकलेट का जो भी हिस्सा है वो सब केक में जा रहा है, सारे चॉकलेट केक हैं, ये ऐसा बोला गया रहा है। फिर बच्चे कहा गया है कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है, कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है, यानी कि केक का सारा भाग आइसक्रीम नहीं होगा। ये बात आपको पक्का पता चल गई है। और ये नेगेटिव है बच्चे, ये इसके लिए नेगेटिव है तो ये इसके लिए भी नेगेटिव है। और फिर से वही है, अगर केक आइसक्रीम के लिए मना है तो चॉकलेट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि जो बात केक पर लागू होगी वो चॉकलेट पर अपने आप लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ पूछा भी है, कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, तो बच्चे कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, यानी कि केक अगर कोई आइसक्रीम नहीं है तो चॉकलेट अपने आप आइसक्रीम नहीं है, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ केक मिल्क शेक है, और बच्चे इसका तो जिक्र ही नहीं है कहीं सेंटेंस में, तो ऐसा कोई निष्कर्ष हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए भैया केवल पहला वाला ही सही होगा, यानी कि अनुसरण यहाँ पर फर्स्ट वाला ही कर रहा है। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं
उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं, बाकी भैया सबके गलत होंगे जिनके जवाब कुछ और आ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर भैया अब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। हालांकि लॉजिकल का बहुत बड़ा रोल नहीं है बच्चे इसमें, लेकिन जो भी है वो इम्पॉर्टेंट है, जरा देखिएगा ध्यान से। बोला गया है कि मौसम विभाग में एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। और यहाँ पे दूसरा कथन कह रहा है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान स्तर से कम कर दिया है। तो बच्चे इसको जज करने का तरीका क्या है कि पहले तो आप ये सोचो कि ये कारण है कि प्रभाव है। और मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, जब प्रभाव होता है तो वो दिखता है, कारण सिर्फ अभी घटना जो होती है वो घटी नहीं होती है, यानी कि रिजल्ट आया नहीं रहता है। तो यहाँ पर तो बच्चे रिजल्ट आया हुआ लग रहा है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर बारिश होने की बात हो रही है, यहाँ पर जीडीपी की बात हो रही है, तो इतना तो पक्का हमें यकीन हो गया है कि ये अलग अलग कथन के बातें हैं। तो भैया पहला क्या कह रहा है, यदि फर्स्ट कारण सेकंड प्रभाव, ये तो होगा नहीं। ये सामान्य मतलब कारण एक ही हो और उसके प्रभाव अलग अलग हों, ये वाला भी नहीं लग रहा है, चूंकि ये दोनों कड़ी अलग अलग बिल्कुल लग रही हैं। फिर कह रहा है कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, भैया यही वाला सही हो जाएगा। ये भी आपका सही नहीं होगा, यानी कि यही सी वाला जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग घटनाओं के अलग अलग कारण हैं, इस अलग अलग प्रभाव हैं, अलग अलग परिणाम हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपके मेंटल एप्टीट्यूड को चेक करता है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोग धोखा खा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बोला गया है, आप एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली का आनंद लेने गए हैं, अचानक आप खोए हुए बच्चे को हताश होकर रोते हुए देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। यानी कि बच्चे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेंस क्या कहता है, लॉजिक क्या कहती है, जब कोई बच्चा खोया हुआ रहता है तो बच्चे वो डरा हुआ होता है, और उस समय उसके लिए एक ही, अगर बच्चा अगर कहीं खो गया है, वो छोटा बच्चा है, तो आप उसको दुनिया की कोई खुशी ला के दे दो, वो कभी शांत नहीं होगा। वो सिर्फ शांत होगा तो अपने माँ बाप को देख करके। तो अगर आपको के साथ ऐसी कोई घटना होती है और वो बच्चा छोटा है, तो पहले उसको माँ बाप को मिलाने की कोशिश करना है। यहाँ पर कह रहा है उपेक्षा करेंगे और चले जाएंगे, ऐसा तो भैया कभी नहीं करेंगे आप। बच्चों को उसके माता पिता को खोजने के लिए कहेंगे, अगर माता पिता ही मिल गए हों तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तीसरा कह रहा है उसे रोना बंद करने और अपने माता पिता के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। अगर वो बच्चा है, इतना अगर समझदार होता तो वो काम कर ही लेता। यहाँ पर कह रहा है कि क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए घोषणा करेंगे। यही बात बिल्कुल सही हो रही है, चूंकि क्लब के अधिकारी जो हैं वहाँ पर आप उनसे मिलेंगे और अनाउंसमेंट कराएंगे, तो माता पिता जो भी होंगे बच्चे के, वो आके उसको ले जाएंगे। तो भैया यही हमारे यहाँ पर भी होता है, जैसे कोई मेले वेले में खो जाता है तो खोया पाया केंद्र पर सबको बुलाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। बोला गया है एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से दो ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान हैं, और एक ही लाइन पर गतिमान होगी तो क्या होगा भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर आप देश के यहाँ पर कोई ईमानदार व्यक्ति हैं तो आपको करना चाहिए कि जान माल का जो नुकसान हो उससे बचाना चाहिए, क्योंकि जिंदगियाँ बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। कह रहा है कि चल रही ट्रेनों में से किसी एक की ओर दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारियों को सूचित करने का प्रयास करेंगे, और यही मुझे सही लग रहा है। बाकी और पढ़ लीजिए, प्रतीक्षा करेंगे और ट्रेन को गुजरने तक देखेंगे, ऐसा तो है नहीं, दुर्घटना हो जाएगी। निकटतम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा था, ऐसा करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी बच्चे। फिर कह रहे हैं कि किसी भी संभावित दुर्घटना की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प बिल्कुल परफेक्ट है और यही आपका जवाब होगा, क्योंकि हमें कोई ऐसा रास्ता चुनना होता है भाई कि जिसमें सबका कल्याण हो, मानव कल्याण हो। अब आगे आप समझिएगा, ये अब आ गया है बच्चे
लॉजिकल रीजनिंग का कथन निष्कर्ष है, एक होता है सिलॉग वाला, वो मैं आपको कथन निष्कर्ष पढ़ा चुका हूं, इसमें भी कथन निष्कर्ष दिया है। तो बच्चे कथन निष्कर्ष का मतलब है जो बात कथन में कही जा रही है उसी को पढ़कर हमें जवाब देना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। और कई बार कुछ कथन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बातें छिपी होती हैं, उसको आपको पकड़ना होता है। ये मैंने काफ़ी विधिवत बताया है। जैसे किसी को व्यंग करना होता है तो डायरेक्ट नहीं कहता है कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, वो आपको ऐसे ही कहेगा कि कहीं आईने में आपने शक्ल देखी है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं आपको पसंद नहीं करता या करती हूँ, लेकिन उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे कहा कि भैया आईने में शक्ल देखे हो, इसका मतलब आपकी शक्ल खराब है। ये होता है छिपी हुई बातें। अब जैसे यहाँ पर बोला है परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, ए बी को सलाह देता है। अब यहाँ पर बात समझिएगा बच्चे, सलाह किसको दी जाती है? जो सलाह को सुनता है, जो सलाह को समझता है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल व्यक्ति हैं तो उसी को देंगे। तो ये देखो पहला वाला इसी की तरफ इशारा कर रहा है। निष्कर्ष इसमें धारणा क्या छुपी है, धारणा बताना है, निष्कर्ष नहीं बताना है बच्चे, धारणा ही बताना है। धारणा भी कुछ मिलते जुलते ऐसे ही टर्म है कि इसमें क्या संदेश छुपा है यही आपको बताना है। तो पहला धारणा कह रहा है कि बी ए की सलाह सुनता है, तो यहाँ पर अगर वो सुनता नहीं होता तो कहता क्यों? तो ये वाला तो बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है। यहाँ पर देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है। अगर भाई वांछनीय का मतलब आवश्यकता है, उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर यही बात तो बोली जा रही थी, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो अगर आवश्यकता नहीं होती तो ये कहा क्यों जाता? तो इसका मतलब ये भी आपका फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है कि कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है, और यही बात यहाँ पर भी बोली गई है, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो भैया सफलता जो है वो कड़ी मेहनत की निशानी है, ऐसा बोला जा रहा है धारणा में। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो बच्चे चाहे धारणा हो चाहे निष्कर्ष हो, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कथन में क्या कहा जा रहा है। उसी बात को जैसे निष्कर्ष है तो आपको क्या करना पड़ेगा, निष्कर्ष उसी में से निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, हिडन बात को समझना पड़ेगा। और पूर्व धारणा मतलब होता है कि जो पूर्व में सोचा जाता है किसी काम को करने के पहले। जैसे यहाँ पर धारणा दे दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बस इतना समझना है कि इसके पीछे की मंशा क्या थी बोलने की। धारणा मतलब पूर्व में बोली गई बातें, यानी कि आप क्या अपने मन में क्या विचार करके वो बात बोल रहे हो, इसी को पूर्व धारणा कहते हैं और ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया, फिर से वही धारणा का क्वेश्चन है, यानी धारणा मतलब पूर्व धारणा का। यहाँ पर बच्चे कहा गया है हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें, एक सूचना। फिर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है, एक चेतावनी का कुछ तो असर होगा। यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं कोई भी हो, जैसे कोई आपसे ही मान लो बच्चे लोग हैं, आपसे मैं कहा कि भाई इस क्लास को आप लोग तन्मयता के साथ देखेंगे और जवाब देंगे, इसका मतलब हमें भरोसा है कि सभी नहीं तो कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो हमारी बात को सुनेंगे। यानी कि अगर हमें वो बात हमारे जहन में है कि हाँ आप मेरी बात सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तभी मैं उसको कहूँगा। और यहाँ पर देखिए यही बात बोली जा रही है कि हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें। तो भैया सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है, तभी तो ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेहनत में कमी कर दिए तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर जो है ज़रूरत है तभी वो कह रहा है। फिर आगे कह रहा है कि एक चेतावनी का कुछ तो असर होगा। भैया अगर चेतावनी का असर नहीं होगा तो फिर चेतावनी दी किसको जाती है? अब वही बात है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करी पकड़ाए। तो हमें किसी जानवर को थोड़ी हम समझाते हैं, उसको तो भैया दूसरी भाषा से समझाते हैं, लेकिन हम समझाते हैं मनुष्य को, जो समझदार होगा तो उस पर असर पड़ेगा, इसीलिए कहा जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यदि पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों ही फॉलो करेगा तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बच्चे हम लोग पढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन में, स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है, अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक।
यानी कि शीतल पेय का मतलब यहाँ पे आप पानी से मत समझिएगा बच्चे। शीतल पेय का मतलब हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक होती है, हार्ड ड्रिंक होती है, जैसे कोको कोला, पेप्सी, ये सब बच्चे हार्ड ड्रिंक में आता है। और सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे आपका माजा हो गया, स्लाइस हो गया, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो होते हैं शीतल पेय, ये वाली बात कह रहा है कि स्कूल कैंपस में अगर लगा है तो इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर पहला बच्चे कह रहा है कि उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपयोग बढ़ेगा, और अगर ये स्कूल में ही लगेगा तो उसका उपयोग बढ़ेगा, जो कि बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इसीलिए बिक्री पर उसने रोक लगाया था। तो पहला वाला तो भैया फॉलो कर रहा है। दूसरा कर रहा है कि ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सकें। तो ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है। केवल ये सब जो होते हैं सेंटेंस पर जो पाबंदी लगाते हैं बच्चे, उसको हमें गलत करना होता है। जब आप इसको सीखेंगे तो ये समझ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि भैया मुझे अहमदाबाद जाना है, तो मैं ये कहूँ कि मैं केवल प्लेन से जा सकता हूँ, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि केवल प्लेन से ही नहीं जा सकते। प्लेन से जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बाई रोड जा सकते हैं, बाई रेल जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये सब रास्ते भी हैं। तो केवल जो होता है वो सीमित कर देता है आपके ऑप्शन को, इसलिए केवल को गलत माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चे आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा देखिएगा। बोला जा रहा है कि कंपनी यक्स का कॉफी पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचारित कॉफी की तुलना में स्वाद में काफ़ी बेहतर है। तो ऐसा हम लोग कई बार देखते हैं कि जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट अच्छा बना रही है, लेकिन उसको जो है प्रचार नहीं हुआ होता है उतना, तो उसका जो मार्केट है उतना बड़ा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप भैया 1000-500 करोड़ रुपए खर्च करके उसका एडवर्टीजमेंट करा देते हैं। अब जैसे आज के जो हीरो हीरोइन हैं उनसे, जैसे आपके वरुण धवन है, अगर वो किसी की कैंपेनिंग कर देते हैं, किसी का प्रचार कर रहे हैं, तो उस मार्केट में जल्दी फैल जाएगा, क्योंकि वो टीवी पर आएगा, उसके बड़े बड़े फ्लैश लगेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है लेकिन उसका प्रचार नहीं है, तो लोग उसको नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। अब घड़ी पाउडर है, अब आपको ऐड में आया कि भैया घड़ी में कितना भी जिद्दी दाग है, सर्फ एक्सल है, घड़ी ये डालो और निकालो, सफ़ेद हो गया। फेयर लवली वाले भी इसी तरह से कहते हैं, कितनी महिला काली हो, फेयर लवली लगा लो, गोरी हो जाओगे। तो ये सब बातें क्या है, मार्केट में आपको दिखाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, आपको पॉजिटिव फैक्टर को दिखाया जाता है। तो ये मार्केटिंग का एक तरीका होता है। लेकिन अब जो निष्कर्ष है जरा समझिएगा। धारणा कह रही है कि यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। भैया ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी धारणा बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा होगा, पता लगा आप सर्फ एक्सल को दिखाए कि आप बाल्टी मिलाए, एकदम चमचमाती हुई सफ़ेदी मिल गई। अब पता लगा आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, मार्केटिंग पर आप 500 करोड़ रुपए खर्च करके चले आए। लोग खरीदेंगे भी, लेकिन वन टाइम, और जब उनको धोखा मिल जाएगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ये बात तो भैया गलत हो गई। दूसरा कहता है कि कुछ लोग विज्ञापन द्वारा उत्पाद खरीदने के लिए ललचाते हैं। तो ये बात तो सही है, इसीलिए तो लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं कि विज्ञापन जो होता है लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर अनुसरण जो है बी वाला करेगा, पहला वाला नहीं करेगा बच्चे। यहाँ पर सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला आपका रॉन्ग है, दूसरा वाला बच्चे आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन तर्क है, और हमने कथन तर्क भी आपको बहुत डीप से पढ़ाया है। और कथन तर्क में हमने आपको समझाया था कि कौन से ऐसे तर्क हैं जिसको आपको सही करना होता है, जो स्ट्रॉन्ग तर्क होते हैं, मजबूत, और बच्चे कौन से कमज़ोर हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। तो कथन में आप देखिए क्या बोला गया है, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब जीवन भर चलने वाली क्या ऐसी ये प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर दो चीज़ें कह रहा है। अब देखो, हाँ तो क्यों हाँ, ना तो क्यों ना, ये तर्क में दिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ ना वाले दोनों ही सही हों या दोनों ही गलत हों, ऐसा कुछ नहीं है। ना वाला भी तर्क सही हो सकता है, हाँ वाला भी हो सकता है, लेकिन उसके बशर्ते तर्क सही हो। पहला कह रहा है कि हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है।
तो बच्चे सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास इतना कम समय है, तो इसका तो जवाब नहीं लगता कि क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये बोल रहा है। क्या जो सीखने वाली क्रिया होती है ये लगातार चलने वाली क्रिया है? तो हाँ तो है, लेकिन ये इसका जो तर्क है ये सही नहीं लग रहा है। क्योंकि आप सीखना चाहते हैं तो जीवन में हर स्टेज पर सीखते हैं। समय कम पड़ रहा है ये अलग मैटर है, लेकिन जो जब तक जीवन है तब तक तो सीख रहे हो। अगला क्या कह रहे हैं, नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। तो भैया ये भी आपका नहीं सही होगा, क्योंकि उच्चतम डिग्री के बाद आपका सीखना बंद हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहाँ पर ना तो तर्क फर्स्ट सही होगा और ना ही सेकंड सही होगा, यानी कि दोनों ही बच्चे यहाँ पर रॉन्ग हैं और यही वाला आपका सही है, यही वाला आपका सही है। इसको हटा दीजिएगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। यहां पर आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या मैच के दौरान, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होनी चाहिए? यानी कि जैसे मैच होता है तो एक ही कप्तान होता है जो डिसीजन लेता है और उसी के ऊपर पूरी टीम चलती है। वो चाहे तो संकट में डाल दे, चाहे तो संकट से उबार दे। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसे टीम होनी चाहिए जिसमें एक से अधिक कप्तान हो? भैया अभी तक तो दो ही कप्तान बनाए जाते हैं। एक से अधिक का मतलब, दो कप्तान का मतलब एक वाइस कैप्टन होता है, जब कैप्टन अनुपस्थित हो तब उसको कमान मिलती है। ऐसा नहीं कि एक समय में दो कप्तान होंगे। दो कप्तान हो जाएंगे, पता लगा एक मंगवा रहा है बॉलिंग फास्ट वाला, एक कह रहा है नहीं स्पिनर लगाओ, तब तो दोनों में लड़ाई होने लगेगी। यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने की जरूरत है और ऐसे परिदृश्य सामने आने पर मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचारों को हल करने का समय नहीं होगा। ये बातें बिल्कुल सही, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कप्तान, अगर एक कप्तान पता लगा फास्ट बॉलर चाहता है, एक स्पिनर चाहता है, दोनों में सामंजस्य ही नहीं है, तो वहाँ तो भैया दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो ये तो सही बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है हाँ, यह हमेशा बेहतर होता है, निर्णय लेने से पहले समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। तो भैया ये कोई घर का फैसला थोड़ी है कि 5 लोग मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ तो क्विक डिसीजन लेना होता है, अब वो एक ही लोग ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि पहला वाला तर्क ही मजबूत है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और भैया लास्ट सवाल है, और हम लोग ने पूरा यूपी SSSC पेट आज पूरा कर लिया है सिलेबस। और बच्चे जैसे जैसे आपका पेपर आएगा आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपकी पढ़ाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का पूरा है, मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनको सीखने का मौका मिला है और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको प्रैक्टिस का मौका मिला है। तो दोनों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है और रिवीजन भी आपको अच्छे से होता रहेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों और बेटों दोनों को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए? बेटों को अधिक शिक्षित बनाना चाहिए ताकि वह घर के वित्तीय मामलों में मदद कर सके। तो भैया तर्क कह रहा है कि नहीं। अब देखो इसका जो भी तर्क है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि क्या बेटों को अधिक पढ़ाई देनी चाहिए? तो भैया अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा अभियान भी चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को काफ़ी हद तक हम लोगों ने शिक्षित भी किया है। लेकिन बच्चे अब जैसा कि बहुत जगह पे ये केस सुनने को भी मिल रहा है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि भाई एक दहेज प्रथा का यहाँ पे बनाया गया था नियम कि अगर कोई महिला किसी पुरुष से शादी करती है तो अगले 7 सालों में अगर पुरुष द्वारा कोई भी प्रताड़ित होता है, जैसे पहले ऐसे केसेस होते थे कि लोग शादी करते थे, पत्नी को मार के दूसरी शादी कर लिए, तो सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। ऐसे बहुत सारे कन्याएं थी जिनका कि लोग जो है हत्या कर दे रहे थे निर्मम तरीके से। तो ये कानून बना और बहुत सख्ती से पालन हुआ कि अगले 7 सालों में अगर कोई ऐसी घटना हुई तो तुम्हें जो है इसके लिए कसूरवार ठहराया जाएगा। अब ये बातें शुरू में तो उतना नहीं दिखी, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखा और ये प्रथा बिल्कुल समाप्त हुई, लगभग ना के बराबर अब है। कोई दहेज के लिए कोई नहीं मारी जा रही है लड़कियां। लेकिन बच्चे अब ये दूसरे पलड़े को मजबूत कर दे रहा है, क्योंकि अब पहले जो है लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी, अब सारी पढ़ी लिखी आ रही हैं। पता लगा पति से कोई झगड़ा हुआ तो तुरंत जो है दहेज प्रथा का केस लग जाता है। अब पुरुष प्रताड़ित हो रहा है इससे। अब ये धीरे धीरे जैसे जो भी समाज में चीज़ें बनाई जाती हैं
उसको समय समय पर इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। भगवान ने बहुत पहले ही बोल दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यानी कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब वो आएंगे। तो ऐसे ही नियम भी बनाए जाते हैं। कोई नियम उसको देखकर उस समय बनाया जाता है, लेकिन जब वो लॉन्ग टाइम पर चलने लगता है तो नुकसान करता है। और यहाँ पर जैसे बेटियां पहले पिछड़ी हुई थी, पुरुष जो है वित्त मामले में जो है आपका डिसीजन लेते थे, तो सारे फैसले जब पुरुष ही करते थे तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई स्रोत नहीं था। अब तो भैया हमने आरक्षण भी दे दिया, उनको पूरी तरह से पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी समझ भी आगे आई है और वित्तीय में भी वो आगे आए। तो अब ये चीज़ वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि क्या अधिक शिक्षित बनाना चाहिए ताकि वो वित्तीय मामलों में मदद कर सकें लड़कों को। तो भैया इसके पीछे जो पहला तर्क है, नहीं, बेटे को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह बेटियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो भैया ऐसा तो न सरकार कहती है और न हम लोग मानते हैं, क्योंकि बेटियां, ऐसा नहीं है कि हम फिजिकली यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं कि पुरुष स्ट्रांग होता है, लेकिन माइंड में आप कहो तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां तो हर जगह पे देखो, आप प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, इकोनॉमिक्स मिनिस्टर बन रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर बन रही हैं, सब मिनिस्टर तो वही हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो समझदार नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बेटे को अधिक शिक्षित बनाना चाहिए क्योंकि बेटियों की शादी हो जाती है और वो दूसरी जगह चली जाती हैं। भैया ये भी कोई तर्क उचित नहीं है कि दूसरी जगह चली जाएंगी इसलिए उनको पढ़ाओ मत, कहीं पे जाकर किसी के घर में तो रोशनी करेंगी। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो ये दोनों तर्क बच्चे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला और दूसरा, ये दोनों, सॉरी, ना ही पहला तर्क मजबूत है ना ही दूसरा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भैया आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा दमदारी के साथ, और जो प्लेलिस्ट है इसको अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। तो आज आपका जो यूपी SSSC पेट का सिलेबस है बच्चे, वो पूरा हुआ है। लक्ष्य क्लासेज ने उसे दमदारी के साथ आपको पढ़ाया है। तो जो भी आपको और भी चीज़ें चाहिए होगी भविष्य में, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।